रीजन में एक लेटेस्ट प्रोग्रेस हुई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में करीब होते जा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? ये असल साहब देखिए ये बड़ी अहम पेशरफ्त है इस खित्ते में। 2010 में आखिरी दफ़ा जो था वो मुज़ाकरात हुए थे पाकिस्तान और बांग्लादेश के। 1971 में जब मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, तो बहुत सारे मामलात जो थे वो खटाई में पड़ गए। दोनों ममालिक के दरमियान जो मुज़ाकरात थे और जो ताल्लुकात थे, वो कोई बहुत ज़्यादा अ, आप उसे कह सकते हैं कि बरादराना नहीं रहे। चूँकि बांग्लादेश का एक रवायती मौक़िफ़ रहा हमेशा से। वो कहता है कि जी एक तो पाकिस्तान 1971 के वाक़यात के ऊपर माफ़ी माँगे और दूसरा वो ना सिर्फ़ माफ़ी माँगे बल्कि तकरीबन वो जो डिमांड करता है वो 4.52 अरब डॉलर की डिमांड करता है। माफ़ी भी माँगे जैसे अक्सर होता है कि आप माफ़ी माँगे और इसके ऊपर हर जाना पे। तो 2010 के बाद ये मुज़ाकरात नहीं हो पाए थे। सीना वाजिद साहिबा जो थी वो बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म बन गई। सीना वाजिद साहिबा जो थी वो बड़ी सख्त प्राइम मिनिस्टर रही। उनके दौर में पाकिस्तान के साथ इज़हारे यकजहती करने वाले या जिनका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक था, उन्हें बड़ी कड़ी आज़माइशों से आलम कभी बहुत सारे ऐसे उम्र कैद दी गई। बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग रहनुमा थे, जिनको उम्र कैद दी गई, कइयों को सज़ाए मौत दी गई और मुल्क के अंदर जो है वो पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान का नाम लेना, एक गुनाह कबीरा हो चुका था। जो नाम लेता था, वो फिर उसको सज़ा होती थी। देखिए जी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद साहिबा की बरतरफ़ी और जलावतनी के बाद अब जो है वो अबूरी रहनुमा जो हैं बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब, उनके साथ जो है आज जब हम बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश में जो है वो मुज़ाकरात हुए हैं ढाका में। उनके सेक्रेटरी ख़ारजा और हमारे सेक्रेटरी ख़ारजा जो हैं आमना बलोच उन्होंने शिरकत की है। तो देखिए ये मुज़ाकरात का होना दोनों ममालिक के लिए बड़ा है। देखिए 1971 के बाद बांग्लादेश ने बड़ी प्रोग्रेस की, बड़ी ग़ुरबत में भी रहे उन्होंने बड़ा कठिन वक़्त भी देखा। लेकिन फिर बांग्लादेश ने अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए ऐसे रिफ़ॉर्म्स किए, टैक्स सिस्टम इतना बेहतरीन किया, वो ढाका जो कभी गंदगी वाला शहर हुआ करता था, आज आप ढाका जाके देखिए, आपको ढाका की लुक जो है वो किसी मॉडर्न सिटी जैसी नज़र आती है। तो वहाँ पे आपको पता है ढाका में कोई कपास नहीं होती, कोई कॉटन नहीं होती, लेकिन बांग्लादेश जो है वो बहुत ज़्यादा कॉटन और दीगर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसको एक्सपोर्ट करता है। और दुनिया में बड़े-बड़े ब्रांड की जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो हाँ बांग्लादेश जी, क्योंकि टेक्सटाइल वहाँ शिफ्ट हुई तो खुद भी उन्होंने उसकी वजह ये डेवलप होती है कर जब आप टैक्स फ्री सोसाइटी बनाते हैं या जो ट्रेडर्स होते हैं उनको एक सेफ ज़ोन देते हैं जहाँ पर वो आएँ, कारोबार करें, ठीक है? तो जो ट्रेडर होता है उसको बेसिकली एक एनवायरनमेंट ही तो चाहिए होता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ कम हो, जहाँ पर उसे सहूलियात हों, उसकी लाइफ थ्रेट ना हो, ऐसी सहूलियात लेकर वो कारोबार को ग्रो करता है। तो बांग्लादेश ने ये कारोबार बड़ा ग्रो किया। तो अब जो हालिया मुज़ाकरात हुए हैं दोनों ममालिक के दरमियान बुरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस के इस दौर में, तो सीना वाजिद साहब जैसे हम पहले ज़िक्र कर रहे थे उन्होंने बड़ा कड़ा वक़्त जो है वो उन लोगों के साथ उनको कड़ा को आप ये समझें कि उनको बड़ा बुरा वक़्त दिया जो पाकिस्तान के हामी थे। आपको जैसे हम बताया सज़ाए मौत, उम्र कैद, जलावतनी और पता नहीं क्या-क्या। तो इस वक़्त दोनों ममालिक के दरमियान ज़राअत, तिजारत और टेक्सटाइल्स में दीगर जो चीज़ें हैं उसके ऊपर मुज़ाकरात हुए हैं। दोनों ममालिक ने इस चीज़ के ऊपर भी बात की है कि वीज़ा पॉलिसी दोनों ममालिक के लिए उसको ज़रा सॉफ्ट किया जाए। उसकी वजह ये है कि हसीना वाजिद साहिबा की बरतरफ़ी और जलावतनी के बाद वो चूँकि भारत में मुक़ीम हैं, तो बांग्लादेश के एक असूली मौक़िफ़ है कि हसीना वाजिद को वापस किया जाए। इसलिए आजकल बांग्लादेश के और भारत के जो ताल्लुकात हैं, वो को आइडियल नहीं है। इसलिए भारत ने बांग्लादेशी जो सिटीज़न हैं, उनकी जो वीज़ा पॉलिसी है वो सख्त कर दी है, ठीक है। क्योंकि कंट्री ऐसा है जो जिसका सबसे ज़्यादा बॉर्डर भारत के साथ लगता है। तो हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं समझता हूँ ये मुज़ाकरात बड़े अहम वक़्त में हुए हैं और दोनों ममालिक के दरमियान ज़ाहिर है हम तो उसे हमेशा से ही अपना ही वही सब जो भाई समझते आए हैं और अब भी समझते हैं। तो ये बड़ा अहम है, ज़ाहिर है इस हकीकत को भी अब एक्सेप्ट करना है कि वो एक अलहदा मुल्क है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, वो एक अलहदा मुल्क है, उन्होंने तरक्की की है माशाल्लाह और भी कर रहे हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, इसी तरह से तरक्की करें, हम भी करेंगे। तो जो स्वार्थी ताल्लुकात की बहाली है, वो दोनों ममालिक के दरमियान बड़ी अहम है और इससे खित्ते में दोनों ममालिक के लिए वाज़िया जो है मुस्बत अशारे आएँगे, दोनों की जो इकॉनमी है उसमें ग्रोथ होगी
نہ صرف بنگلہ دیش میں بلکہ پاکستان، آپ کو پتہ ہے بہت سارے پاکستانی تاجر جو ہیں وہ بنگلہ دیش میں ان کی فیکٹریز شفٹ ہیں۔ ہو گئے تھے پاکستانی تاجر بہت سارا شفٹ کیا بہت سے بزنس مین شفٹ ہوئے دیکھیے وہ اللہ کرے کوئی انتبانی اور آر ایس ایس وہ جو اس کے جو ان کا بیسک پوائنٹس ہے نا کہ جی معافی مانگیں اور 4.5 ارب ہرجانہ ادا کریں، یہ ہوتی ہے چیزیں، وہ مطلب ظاہر ہے وہ اپنے جس طرح ہم مقبوضہ کشمیر سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، لیکن اس کے باوجود کبھی نہ کبھی بھارت سے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں، کبھی برے ہو جاتے ہیں۔ اچھا کیا ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہرجانہ پے کریں؟ دیکھیے یہ ان کا پہلے دن سے 71 کے بعد سے اور کا ایک سٹانس ہے کہ جی آپ معافی مانگے، ہم یہ کہتے ہیں جی ہم کس بات کی معافی مانگے، کس بات، ہم تو ایک تھے، آر ایس ایس کے پیچھے تو آپ ہاں وہ تو آپ گئے نا، ہم تو نہیں گئے نا، ہفتے بانی آپ نے ڈیولپ آپ نے ڈیولپ کی، ان کو جگہ آپ نے دی، سب کچھ تو آپ نے کیا، بھائی ہم کس چیز کی معافی مانگیں؟ ہم تو بچانے گئے اور پھنس گئے معافی تو آپ مانگے نا، معافی تو آپ مانگیں کہ آپ ہمارا حصہ تھے اور آپ نے ہمیں دھوکہ دے کر خود ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا لی، اور ہمارے کئی جو 90,000 جوان تھے ان کو آپ نے قیدی بنا دیا، ٹھیک ہے، ہاں ایگزیکٹلی دیکھیں نا، اور ابھی تک ہمارا مذاق اڑتا ہے اور یہ نہیں پتا کہ کس وجہ سے اس وجہ سے لوگ دیکھتے ہی نہیں اور صرف یہ کہتے ہیں کہ کیا جی ہم تو بنگلہ دیش کو بچانے گئے، یہاں سے بچانے کی آگے راستہ بند نکلا، دیکھیں خیر وہ لانگ اسٹوری، اس پر کبھی پھر بحث کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں لیکن ملک صاحب اس پہ بحث ضرور کرنی ہے ہمیں ایک دفعہ ہم نے اس ٹاپک ضرور ڈسکلوز کرنا ہوتا کہ لوگ جو بڑا غلط فہمی کا شکار ہے اس بارے دیکھیے موجودہ جو صورتحال ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی، جیسے میں نے پہلے کہا، اہم پیش رفت ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں سرد مہری کا شکار تھے 2010 کے بعد، اب وہ ایسا ایسا ایک بہتری کی طرف جائیں۔